हाँ जी, किसने किसने बना लिया फिबोनाची सीरीज? 1 2 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिबोनाची सीरीज, हैप्पी नंबर भी, हैप्पी नंबर कौन सा? ठीक है, हाँ जी, 2 बच्चों ने बनाया क्लास में। ऑनलाइन किसी ने बनाया फिबोनाची सीरीज? चलिए, फिबोनाची सीरीज में क्या है, पहला एलिमेंट 1 है, ठीक है। इवन मतलब आप पहले 0 मान सकते हो, 0 में 1 ऐड होगा, पहला एलिमेंट 0 फिर दूसरा 1, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट पहले दूसरे एलिमेंट का सम, 1 1 0 प्लस 1 1, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पहले दूसरे एलिमेंट का सम 1 प्लस 1 2, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 प्लस 2 3, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2 प्लस 3 5। तो प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम आपका नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है, राइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4i इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, कहाँ, 51, यानी कि आपका जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 to 50 तक चलेगा। 0 to 49 तक भी आप चलाना चाहो तो चला सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। राइट मनोज, 1 क्वेश्चन ऑन फिबोनाची सीरीज। हाँ जी, this one running fine for 40 elements but for 50 it look for a lot of time तो नहीं लगना चाहिए। if n is less than 1 return n, else return Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 2 int input। चलिए देखते हैं, ठीक है शोएब, चलिए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फिबोनाची सीरीज में अगर आपके पास एन, जो यूजर से हम डेटा इनपुट करा रहे हैं, यूजर से इनपुट कराया कि हमें 50 एलिमेंट्स प्रिंट करना है, यूजर ने 50 इनपुट करा दिया, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं 50 कराने हैं, हमें सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने सबसे पहले मान लिया i, j इक्वल्स टू 0, 1, ठीक है। बताओ, किसी ने बनाया तो थोड़ा ट्राई करो। सबसे पहले हमें प्रिंट करना है सम ऑफ i प्लस j, 1 प्रिंट करना है, ठीक है। तो रिजल्ट इक्वल्स टू i प्लस j प्रिंट रिजल्ट। तो पहली बार क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको i और j, i हमने यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी, या तो यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लो, k ले लो, चलो। तो रिजल्ट इक्वल्स टू i प्लस j, i में सबसे पहले क्या है, आपके पास 0 है, j में 1 है, तो रिजल्ट में 0 प्लस 1 1 आ गया, तो प्रिंट हो गया आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, रिजल्ट को बताओ, नेक्स्ट टाइम रिजल्ट इक्वल्स टू है i प्लस जे प्रिंट करें अगर,
सोचो थोड़ा सा। सबसे पहले 1 प्रिंट करना है, फिर जो प्रीवियस रिजल्ट आया था, ठीक है, उसको और उससे प्रीवियस को सम कराना है। सोचो, j इक्वल्स टू आई प्लस जे करें और i इक्वल्स टू जे करें, क्या होगा काम हमारा? नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। हमें क्या प्रिंट करना है? प्रीवियस एलिमेंट और उससे प्रीवियस एलिमेंट का सम। हमारे पास मान लेते हैं i और j 0 1 है, ये दो एलिमेंट है। नेक्स्ट टाइम मुझे i और j में क्या चाहिए? चलो ये ऐसे बताओ आप। पहली बार i और j में 0 1 है, नेक्स्ट टाइम i और j में क्या चाहिए हमें? 1 और 2 चाहिए। मान लिया मैंने j को प्रिंट करा दिया, ठीक है, मैंने j को प्रिंट करा दिया तो क्या प्रिंट हो गया? 1 प्रिंट हो गया। अगली बार फिर मुझे क्या प्रिंट कराना है? 1 ही प्रिंट कराना है। पहली बार i और j में 0 1 था, ठीक है फिर i और j में 1 और 1, ठीक है, फिर i और j में 1 और 2, ठीक है, फिर i और j में 2 और 3। देखो कुछ रिलेशन बना के बन पा रहा है, या एक आधा एलिमेंट अलग से प्रिंट कराना वो भी कर सकते हैं हम लूप से पहले, ऐसा भी कर सकते हैं। i इक्वल्स टू 1 पहले प्रिंट कर दें लूप से बाहर। चलो कर दिया, प्रिंट 1 ही प्रिंट कर दिया। चलो ठीक है, अगर आपने बाहर प्रिंट कर दिया तो अंदर क्या प्रिंट कराना है आपको? सबसे पहले 1 प्रिंट कराना है, फिर 2 कराना है, फिर 3 कराना है, फिर 5 कराना है, इस तरह से कराना है। फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फिर हम्म।
चलो देखो, मान लेते हैं हमारे पास, हमने जे को प्रिंट किया, सबसे पहले क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। फिर हमने क्या किया, हमें फिर क्या बनाना है, पहले आई और जे में 0 बना है, फिर आई और जे में 1 और 1, यानी कि जो हमें ये वाला एलिमेंट है 1, इसको कहाँ भेजना, आई में, और आगे नेक्स्ट एलिमेंट जनरेट करना है। फिर हमें क्या करना है, जो प्रीवियस एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाए और नेक्स्ट एलिमेंट नया एलिमेंट आ जाए, ऐसे तो करना है हमें। तो हमने मान लिया आई इक्वल्स टू जे किया, बताओ क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आई में क्या आ जाएगा 1, और जे में क्या आ जाएगा 1 + 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट जे करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा 2, आई में क्या आ जाएगा 2, और जे में फोर आ जाएगा, बताओ 4 आ जाएगा। जे में भी 2 है, आई में भी 2 है ना। चलेगा, नहीं चल रहा, और पहले अगर सम करा दे तो, और बाद में ये काम करे तो, हमें 2 एलिमेंट्स को स्वैप करते रहना है बस। नेक्स्ट एलिमेंट हमें जनरेट करना है, ठीक है। हमारे पास 2 एलिमेंट्स है आई और जे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लूप चले तो जे में जो आई और जे है उसका सम आ जाए, वो प्रिंट हो जाए, एग्री। जे में आई और जे का सम प्रिंट हो जाए और आई में जे आ जाए, ऐसे तो करना है ना, ऐसे ही करना ना। तो बताओ हो पा रहा है, चल पा रहा, नहीं चल पा रहा। ए में 1 है, बी में 1 है, या चलो 1 और 2 ले लो, थोड़ा सिंपल, आपको देखने में सिंपल लगेगा। ए में 1 है, बी में 2 है, ठीक है। हमें क्या प्रिंट कराना है, मान लिया पहले हमें बी को प्रिंट कराना है, हमने प्रिंट कर दिया बी को, ठीक है। बी को प्रिंट कर दिया, बी प्रिंट हो गया, मतलब 2 प्रिंट हो गया हमारा, एग्री, ठीक है। बी प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये A1 है इसको डिस्कार्ड करना है, इसमें क्या सेव कर देना है, बी को सेव कर देना है। तो ए में क्या आ गया, बी आ गया, तो अब ए में क्या आ गया 2 आ गया। लेकिन बी में हमें क्या चाहिए, प्रीवियस वैल्यू ऑफ ए प्लस जो प्रीवियस आपकी बी की जो वैल्यू थी उनका दोनों का सम कराना है, ठीक है। तो या तो आप टेम्प वेरिएबल ले लो, या फिर a, b इक्वल्स टू ए में आपको b करना है और b में आपको a प्लस b करना है। आर यू गेटिंग दिस, नहीं आया, देखो हमें क्या करना है,
ए में 1 है, बी में 2 है। बी प्रिंट होने के बाद अभी क्या प्रिंट कराना चाहते हो आप? ए में क्या आ जाए? 2 और बी में क्या आ जाए? 1 + 2। बी में क्या आ जाए? 1 + 2 आ जाए। 1 क्या है? ए की प्रीवियस वैल्यू है, और 2 क्या है? बी की जो अभी लेटेस्ट वैल्यू थी वो है। आर यू गेटिंग दिस? तो प्रीवियस वैल्यू ऑफ ए क्या करनी पड़ेगी आपको? किसी टेम्प वेरिएबल में सेव करनी पड़ेगी। या तो आप यहाँ पे क्या कर लो, टेम्प इक्वल्स टू ए कर लो। ए में क्या डाल दिया आपने? 2 का मतलब बी डाल दिया। ठीक है, आपने क्या किया, टेम्प वेरिएबल में ए की प्रीवियस वैल्यू रख ली। तो टेम्प में क्या है? ए में क्या है? 1 है। 1 को आपने सेव कर लिया किसी वेरिएबल में, टेम्प वेरिएबल में। तो टेम्प वेरिएबल में क्या आ गया? 1 आ गया। आपने सेव कर लिया, टेम्प वेरिएबल में 1 आ गया आपके पास, ए की वैल्यू आ गई, 1 आ गया। ठीक है, अब आपने ए में क्या सेव करना है? जो बी की वैल्यू है उसको सेव करना है। तो आपने ए में क्या कर दिया? ए इक्वल्स टू बी कर दिया। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, एक्चुअली में बी में क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है। तो टेम्प में क्या है? 1 है। बी में क्या है? ए में क्या है? 2 आ गया। तो अब आपने बी इक्वल्स टू क्या कर दिया? 1 + 2 करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? टेम्प प्लस बी। ठीक है, बी इक्वल्स टू टेम्प प्लस बी। तो आपके पास बी में क्या आ गया? बी में आपके पास जो है 1 + 2 आ गया। टेम्प में क्या था? ए की प्रीवियस वैल्यू थी। टेम्प में ए की प्रीवियस वैल्यू थी, और ए में जो है आपके पास बी की वैल्यू है। तो आप टेम्प प्लस बी कर दो या टेम्प प्लस ए कर दो, बात एक ही है आपके पास। तो आप टेम्प प्लस बी कर दो या टेम्प प्लस ए कर दो, क्योंकि ए में अपडेटेड वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो बी में क्या आ जाएगा? बी में आपके पास 1 + 2 आ जाएगा। तो आप अगर टेम्प वेरिएबल लेना चाहते हो, टेम्प वेरिएबल ले लो। आपने क्या किया है? देखो, ए में क्या किया आपने? बी को सेव किया है। ए में बी को सेव किया, और बी में जो ए की प्रीवियस वैल्यू थी प्लस बी को सेव किया। अगर एक ही लाइन में लिखना चाहते हो तो एक लाइन में लिख दो, अदरवाइज ए को टेम्परेरी वेरिएबल में सेव करके फिर टेम्परेरी वेरिएबल को बी में सम कराना चाहते हो तो वैसे करा लो। ठीक है, अगर आप एक ही लाइन में लिखोगे तो ए में बी आ जाएगा, बी में ए + बी आ जाएगा। अगर ए में 1 है, बी में 2 है, तो ए में क्या आ जाएगा? बी में क्या है? 2 है, 2 आ जाएगा। और बी में क्या आ जाएगा? a + b दैट इज 1 + 2 दैट इज 3 आ जाएगा। तो पाइथन में एक ही लाइन में हो जाएगा, सी लैंग्वेज में आपको टेम्प वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको जो है, जब आप प्रोग्राम को रन करो तो सबसे पहली वैल्यू आपके पास और दूसरी वैल्यू आपके पास ए और बी है। आपको क्या करना है? बी में ए को सेव करना है, या ए में आपको बी को सेव करना है। ठीक है, आपके पास वैल्यू 1 और 2 है। अब क्या बन जाना चाहिए? ए है और ये बी है। अगली बार लूप चले तो क्या हो जाए? ये ए बन जाए और बी आपका जनरेट हो जाए। बी कैसे जनरेट होगा? जो आपका नया ए बना है वो, और प्लस प्रीवियस वैल्यू, या जो ए की प्रीवियस वैल्यू है, नया ए और ए की प्रीवियस वैल्यू। या आपको नया बी क्या चाहिए? नया बी चाहिए जो बी की प्रीवियस वैल्यू है और ए की प्रीवियस वैल्यू है, ये चाहिए। तो जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, लिखो यहाँ पे, देखो हमारे पास क्या है? ए में 1 है और बी में 2 है। अब आपको क्या चाहिए? ए में 1 है, बी में 2 है। अगली बार लूप चले तो ए में 2 आ जाए और बी में 3 आ जाए। ए में 2 कैसे आएगा? ए में आप क्या स्टोर कर दो? बी। ए में अगर आपने बी स्टोर कर दिया तो ये मैंने क्या कर दिया? ए में बी को स्टोर कर दिया। और मुझे बी में क्या चाहिए? आपकी ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, दैट इज जो ए की करंट वैल्यू और बी की करंट वैल्यू आपको बी में चाहिए, तो आपने बी में a + b सेव कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है, दोबारा लूप चलेगा। आप बताओ, ए और बी में क्या आ गया? ए में 2 आ गया, बी में 3 आ गया। अब आपको क्या चाहिए? आपको बी में, ए में 2 है, बी में 3। अब आपको क्या चाहिए? ए में 2 है, बी में 3 है, ए में 3 चाहिए और बी में 5 चाहिए। तो बताओ कैसे करोगे? या तो टेम्प वेरिएबल लेके करोगे। ए में क्या चाहिए आपको? बी। ए में क्या चाहिए आपको? बी चाहिए।
ठीक है, और बी में क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। क्यों, क्योंकि ए और बी में क्या पड़ा हुआ है, 2 और 3 पड़ा हुआ है। तो ए में क्या आ जाएगा, ए में क्या आ जाएगा, बी, ठीक है, और बी में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, दैट इज 2 + 3 आ जाएगा। तो ये वाला अगर आप स्टेटमेंट लिखते हो, जो शेब ने भी लिखा हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट अगर आप लिखते हो तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो चला के देख लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले i, j इक्वल्स टू j, i प्लस j, i प्लस से, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले 1 1 1 3 बार आ गया है, अच्छा ये वाला प्रिंट हमने दिया हुआ था, ठीक है, डन है, उसको हटा दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा 1 1 1 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 5 13 13 + 8 21 21 + 13 34, ये हमारे पास आउटपुट में आ, ठीक है। लूप कितनी बार चलेगा, 50 टाइम्स चलेगा। तो आप यहाँ पे रेंज के ब्रैकेट में के का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो के ब्रैकेट में खाली 50 दे दो आप उठा के, क्योंकि के आपका प्रोग्राम के अंदर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, कोई डाउट है? सॉरी, असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन, लूप्स। चेक वेदर नंबर इनपुट टू द यूजर इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम बनाया किसी ने? पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम, हाँ जी, पैलिंड्रोम नंबर 149841, ठीक है, या 256652, ठीक है। दीज आर पैलिंड्रोम नंबर्स, राइट। इस नंबर की लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, एन की वैल्यू बताओ कितनी है, 5 है। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलो 148941, लेंथ कितनी है, 7 है, लेंथ 7 है, पैलिंड्रोम नंबर है, उल्टा सीधा एक समान, ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर है। तो मुझे क्या करना है, इसका सबसे पहले पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद पहले से आगे दूसरा और सेकंड लास्ट, फिर पहले से आगे तीसरा और ये थर्ड लास्ट, इनको कंपेयर कराना है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, n को 7 डिवाइड बाय डबल डिवाइड बाय 2 कर दूं तो बताओ क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, डबल डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 3 आएगा। ये क्या है, हमारे पास फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, 7 को 2 से डिवाइड करेगा पर रिजल्ट आपको लोअर इंटीजर वैल्यू देगा। तो 7 को 2 से डिवाइड करोगे रिजल्ट 3.5 आएगा। 3.5 किसके बीच में वेरी कर रहा है, 3 और 4 के बीच में। नियरेस्ट इंटीजर्स कौन से हैं, 3 और 4 हैं। तो जो लोअर वैल्यू है 3 आपको रिटर्न में दे देगा, ठीक है। तो अगर हम एक लूप लगा लें, for I in रेंज, हमने यूजर से नंबर इनपुट कराया, नंबर इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर एनी नंबर। और उसके बाद for I in रेंज लेंथ ऑफ नंबर, ठीक है, और डिवाइड बाय डबल डिवाइड बाय 2। बताओ रेंज के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा,
नंबर हमने मान लिया डाल दिया ये वाला अपना, कंट्रोल सी, नंबर हमने ये वाला डाल दिया। रेंज के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई में क्या आएगा, 0 1 2, ठीक है। तो आई में हमारे पास इंडेक्स आ गए। क्या करूं मैं, इफ नंबर स्क्वायर ब्रैकेट आई डबल इक्वल्स टू नंबर स्क्वायर ब्रैकेट माइनस आई प्लस 1 या माइनस आई माइनस 1। तो देखो सबसे पहले आई में क्या है, आई में क्या है, नंबर का डेटा टाइप क्या है, नंबर का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। यूजर से इनपुट लिया, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। उसकी लेंथ किसकी निकलेगी, स्ट्रिंग की निकलेगी, इंटीजर की नहीं निकलेगी। तो आप इसको इंटीजर में टाइप कास्ट मत कर देना, नहीं तो लेंथ फंक्शन काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और आपका इंटीजर का स्क्वायर ब्रैकेट से एलिमेंट नहीं निकलेंगे, इंटीजर तो एक ही नंबर है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट किस में लगाओगे, स्ट्रिंग पे लगाओगे। स्ट्रिंग एक इटरेटर है, इटरेटर स्क्वायर ब्रैकेट आई, तो नंबर स्क्वायर ब्रैकेट सबसे पहले आई में क्या है, 0, किससे कंपेयर होगा, नंबर 0 डबल इक्वल्स टू किससे कंपेयर होगा, नंबर -1 से। सबसे पहले नंबर 0 यानी कि ये वाला 1, नंबर ऑफ 0 किससे कंपेयर होगा, आई में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू -0 -1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नंबर ऑफ -1, तो नंबर ऑफ 0 किससे कंपेयर होगा, 1 1 से कंपेयर होगा, ठीक है। मैच हो गया, या आप इसको चेक करा लो, नॉट इक्वल्स टू चेक करा लो। अगर नहीं मैच हुआ किसी भी कंडीशन पे तो क्या कर दिया, प्रिंट द एंटर्ड नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। एग्री, ठीक है, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। और अगर एक भी कंडीशन में अगर आपका नहीं मैच हुआ तो पैलिंड्रोम नहीं है। फिर क्या होगा, आई में दोबारा क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई में 1 क्या कंपेयर होगा, नंबर ऑफ 1 किससे, नंबर ऑफ 1 किससे कंपेयर होगा, -2 से। तो नंबर ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। नंबर ऑफ -2 पे क्या पड़ा है, 4 ही पड़ा है, तो फिर कंपेयर होगा। फिर क्या कंपेयर होगा, आई में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ 2 में क्या पड़ा है, नंबर ऑफ 2 में क्या पड़ा है, 8 पड़ा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 -1, नंबर ऑफ -3 पे क्या है, 8 है। तो आपका अगर 7 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन करने पे रिजल्ट में क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अगर 6 डिजिट का नंबर है, फ्लोर डिवीजन करने पे क्या आएगा, तब भी 3 आएगा। तो अगर 7 डिजिट का नंबर है यानी कि ओड नंबर्स हैं आपके, नंबर के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स या नंबर ऑफ डिजिट्स ओड हैं, तो बीच वाला नंबर कंपेयर नहीं करना है। जो बीच वाला नंबर है हमें 9 को तो कंपेयर नहीं करना ना, लेफ्ट वाली 3 डिजिट्स को राइट वाली 3 डिजिट से कंपेयर करना है, बीच वाले को तो कंपेयर ही नहीं करना अगर ओड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो लेफ्ट वाली 3 को राइट वाली 3 से कंपेयर करना है, या लेफ्ट वाली 2 को राइट वाली 2 से करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्लोर डिवीजन करेंगे। हमारे पास आई वाला लूप चलेगा कितने टाइम्स, अगर 7 डिजिट्स हैं तो 7 डिवाइड बाय 2 -1 टाइम्स चलेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? तो आपके पास फाइनली 3 टाइम्स लूप चलेगा। अगर आपके पास आई में इवन है तो आप जो है आपका जो लूप चलेगा वो 6 है तो 6 डिवाइड बाय 2 टाइम्स चलेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो आपके पास अकॉर्डिंगली एक भी बार अगर प्रोग्राम इस इफ के अंदर चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और एक भी बार इफ के अंदर नहीं गया तो कहाँ आ जाएगा, एल्स के अंदर। और एल्स के अंदर आपने क्या प्रिंट करा दिया, द एंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम, एंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम। तो लूप अगर पूरा चल गया और एक भी बार इस इफ के अंदर नहीं गया, यानी कि सारे के सारे नंबर आपके मैच हो रहे हैं, सारे के सारे नंबर आपके मैच हो रहे हैं, तो फिर आपका लूप एल्स में जाएगा और प्रिंट कर देगा एंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। आपने रन किया, नंबर एंटर कराया 1 2 3 3 2 1, क्या आ गया, एंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम।
आपने कोई दूसरा नंबर इनपुट कराया 1 2 3 4 3 2 1, एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम। लेकिन आपने नंबर इनपुट करा दिया 4 5 6 7 8 9, द एंटर नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। डन है, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? तो आपने क्या करना है, आपके पास निगेटिव इंडेक्सिंग पाइथन सपोर्ट करता है, तो आपको पॉजिटिव इंडेक्स को निगेटिव इंडेक्स से कंपेयर करते हुए जाना है और सेंटर तक लेके आना है, कंपैरिजन कराना है। आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट का 0th एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, तो राइट साइड में जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स -0 ना आके -1 होता है। -0 कुछ होता नहीं है, ठीक है, -1 होता है। तो इधर 0 है तो उधर -1 है, इधर 1 है तो उधर -2 है, इधर 2 है तो उधर -3, इधर 3 है तो उधर -4 है। तो सेम पोजीशन के एलिमेंट आप कंपेयर कर सकते हो। डन है, ठीक है, चलिए ग्रेट। और कोई डाउट किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? प्रैक्टिस किया करो प्लीज सारे बच्चे। क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं पर असाइनमेंट्स बहुत कम बच्चों की आई हैं। हाँ जी, चलिए, तो ये हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया। अब हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, हम बात कर रहे थे मॉड्यूल की। मॉड्यूल ठीक है, चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस, कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस को कॉल करने की क्या क्या कैटेगरीज हैं या टाइप्स क्या क्या हैं फंक्शंस के। ठीक है, फंक्शंस को कॉल करने की कौन सी कैटेगरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, अभी तक आपने एक बेसिक फंक्शंस पढ़े हैं। कौन से फंक्शंस पढ़े हैं आपने अभी तक? अभी तक हमने जो फंक्शंस पढ़े हैं उनका नाम है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस का मीनिंग क्या है? अगर आपने अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन बनाया ऐड a, b, रिटर्न a प्लस b, आपने क्या किया, s1 इक्वल्स टू एड ब्रैकेट 5, 7, राइन प्रिंट s1, क्या होगा? या u, v, w इक्वल्स टू 5, 7, 9, और यहाँ पे आपने u, v, w पास कर दिया। बोलो क्या आउटपुट आएगा? हाँ जी, हाँ जी, तो आउटपुट क्या आएगा? अमन कह रहा है एरर आएगा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर लिखो। चलो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना देते हैं। एरर आएगा या नहीं आएगा? आएगा एरर। चलिए ठीक है, राइट रन करते हैं प्रोग्राम को। एरर आएगा, क्यों आया एरर? ऐड टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 3 वर गिवन। ठीक है, तो ये जो आर्गुमेंट्स हैं हम इनको बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ऐड के अंदर 2 आर्गुमेंट थे पर आपने कॉलिंग में क्या पास कर दिया? 3 पास कर दिया। फॉर्मल पैरामीटर्स कितने दिए? 2, और एक्चुअल में 3 पास कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। तो इनको ऐसे फंक्शन जो अभी तक हमने पढ़े उनको, वो कौन सी कैटेगरी के फंक्शंस थे? वो थे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस। ठीक है, कि अगर आपने फॉर्मल में 2 बनाए हैं तो एक्चुअल में भी 2 ही पास करने हैं। ज्यादा पास करोगे तब भी एरर आएगा, कम पास करोगे तब भी एरर आएगा। डन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा, टाइप एरर। यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल C। और अगर आपने कम पास कर दिए तब भी ऐसे कुछ आएगा,
कि यहाँ टेक्स 2 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 1 इज गिवन, या कुछ ऐसा ही कुछ आपके पास आउटपुट में आ जाएगा कि आपके पास क्या है, u इक्वल्स टू 5 है और कॉलिंग में आपने खाली u पास कर दिया। ठीक है, फिर रन करोगे तो फिर एरर आएगा, दैट इज एड 1 मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। एक आर्गूमेंट मिसिंग है, 2 देने थे आपने, एक ही दिया है। आर यू गेटिंग दिस? अगेन टाइप एरर आपके सामने आ गया। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है? चलिए, तो these type of functions are called required argument functions, where the number of arguments and sequence of arguments should match in formal and actual। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और सीक्वेंस भी मैटर करेगा यहाँ पे। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि अगर आपने ऐड कस्टमर फंक्शन बनाया और ब्रैकेट में 4 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से? आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर, 4 वेरिएबल्स है ऐड कस्टमर फंक्शन के अंदर। कॉलिंग में आपने क्या कर दिया, आईडी वहां पे थे, आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे पास कर दिया आईडी, लास्ट में भेज दिया नेम, एज, मोबाइल नंबर और आईडी। क्या होगा? सीक्वेंस एरर नहीं आएगा, लेकिन आपके रिजल्ट्स गड़बड़ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? आपका जो नेम आपने शुरू में भेजा कहाँ सेव हो जाएगा? जाके आईडी में सेव हो जाएगा। ठीक है, एज की जगह दूसरे नेम में चले जाएगी, तो पूरा सीक्वेंस गड़बड़ होते ही आपको रिजल्ट्स आपके गलत हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस होते हैं, वहां पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी और सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट दोनों आपके मैच करने चाहिए। ठीक है, सेम होना जरूरी नहीं है कि फॉर्मल में वेरिएबल का नाम आईडी है तो एक्चुअल में भी आईडी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वेरिएबल्स के नेम डिफरेंट हो सकते हैं, पर उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, राइट। तो ये पहली कैटेगरी है। इसके अलावा, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन आपने पढ़ा अभी तक जिसमें आपने यहाँ पे आर्गुमेंट्स कितने भी बनाए हो, कॉलिंग के टाइम पे आप 2 पास करो, 3 पास करो, 10 पास करो, 50 पास करो, आपकी मर्जी है। ऐसा कोई फंक्शन अभी तक आपने पढ़ा है? प्री डिफाइंड फंक्शन, कॉलिंग में कितने भी आर्गुमेंट पास कर दो, सेम फंक्शन कॉल हो जाए। कौन सा? सबसे पहले कौन सा फंक्शन पढ़ा था हमने पाइथन में? प्रिंट पढ़ा था। सबसे पहले कौन सा फंक्शन है? प्रिंट से स्टार्ट की थी प्रोग्रामिंग। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंट की क्वालिटी है कि उसके अंदर प्रिंट क्या एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास करो, 10 करो, 50 करो, उतने को प्रिंट कर देगा। तो ये कौन से फंक्शंस हैं, कैसे बनते हैं, आज हमें इनको डिस्कस करना है। डन है? ठीक है, तो अभी तक हमने केवल एक कैटेगरी पढ़ी है फंक्शंस की, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस की, जिसके अंदर आपका सीक्वेंस और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैच होने चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस। कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस, राइट अमन? तो कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस में क्या होना चाहिए? वेयर, ठीक है, द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स should be same in formal and actual, but their position can vary। तो कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन ये हमने डिस्कस कर लिया। कैटेगरी नंबर 1 फॉर्मल आर्गुमेंट्स। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। फॉर्मल के बाद दूसरी कैटेगरी कौन सी है? बताओ। कीवर्ड आर्गुमेंट, अभी तो लिखा है कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस की है। कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस जब हम बनाते हैं, डेफ एड a, b रिटर्न a प्लस b, तो कॉलिंग के टाइम पे u, v इक्वल्स टू 5, 7। मान लिया मैंने फंक्शन बनाया सबट्रैक्ट a, b, तो रिटर्न क्या होगा? a माइनस b। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए?
मुझे आउटपुट में चाहिए u माइनस वी, मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर कॉलिंग के टाइम पे मैंने क्या किया, r इक्वल्स टू सबट्रैक्ट v कॉमा u, तो क्या मुझे u कॉमा v मिलेगा? क्या u माइनस वी मिलेगा मुझे आउटपुट में? नहीं, मुझे तो v माइनस यू मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है। अगर आप चाहते हो कि a में u चाहिए तो आपको पहले u भेजना पड़ेगा, बाद में v भेजना पड़ेगा। सीक्वेंस गड़बड़ किया तो रिजल्ट्स आपके गलत हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो a इक्वल्स टू या b इक्वल्स टू v कॉमा a इक्वल्स टू u। अब आप सीक्वेंस को आगे पीछे भी कर दोगे तो रिजल्ट आपको सेम u कॉमा वी ही u माइनस वी ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस हैं। तो पहली कैटेगरी थी हमारी टिल नाउ ऑल फंक्शंस वी क्रिएटेड वर रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, दैट इज यहां पे हम क्या करते हैं, वी मेंशन व्हाइल कॉलिंग, वी मेंशन फॉर्मल वेरिएबल नेम इक्वल्स टू एक्चुअल वेरिएबल नेम, ठीक है। तो मेंशन कर देते हैं फॉर्मल वेरिएबल इक्वल्स टू एक्चुअल वेरिएबल कॉलिंग के टाइम पे। तो हमारे पास फिर हमें ये, इसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड कैटेगरी बोल देते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन कॉल हो रहा है तो अब आपके पास b में ही v जाएगा और a में ही u जाएगा। अब आप अगर रिजल्ट को प्रिंट करोगे तो आपके पास आउटपुट में -2 आ जाएगा। फायदा क्या है इसका, फायदा है जब आप किसी फंक्शन को कॉल करो इसमें 50 आर्गुमेंट्स पास करने हैं आपको, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। आपने सेटपा का अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें कम से कम 30-40 एंट्रीज हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन टीम, हमारी अकाउंट्स टीम डेटा एंटर करती है तो वो सारी एंट्रीज हमारे जाती है सिस्टम के अंदर कि बच्चे का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर 1, कॉन्टैक्ट नंबर 2, ईमेल आईडी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज नेम, कॉलेज सिटी, कॉलेज स्टेट, फीस, कोर्स कौन सा ज्वाइन किया है, बैलेंस फीस कितनी है, कब आएगी, सारी डिटेल्स हमारी ऐड कस्टमर फंक्शन के पास जाती हैं या ऐड स्टूडेंट फंक्शन के पास जाती हैं। तो वहाँ पे जहाँ जिस डेवलपर ने फंक्शन बनाया गलती से सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया तो डेटा गलत फीड हो जाएगा, ठीक है। एज में मोबाइल नंबर चला जाएगा, मोबाइल नंबर में चला जाएगा। तो हम चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जब ऐड कस्टमर फंक्शन बनाएं तो क्या करें, कॉलिंग के टाइम पे ऐड कस्टमर और ब्रैकेट में क्या करते हैं, आईडी इक्वल्स टू आईडी, नेम इक्वल्स टू नेम। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मल वेरिएबल का नाम है वही एक्चुअल का नाम है, लेकिन हमने मेंशन कर दिया। तो अब आप सीक्वेंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे भी सीक्वेंस हो जाएगा। आप देखोगे फॉर्मल में कितने वेरिएबल्स हैं, 50, एक्चुअल में कितने हैं, 50। यहाँ पे आपने 50 भेज दिए, आपका काम खत्म, आगे पीछे हो जाएगा, कोई चैलेंज नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस। इसमें आप कीवर्ड्स की फॉर्म में, जैसे आप की वैल्यू पेयर करते थे तो ये की बन जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर्मेट में आपका डेटा पास हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट कैटेगरी, कीवर्ड आर्गुमेंट टाइप के फंक्शंस या कॉलिंग। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शंस। डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शंस, ठीक है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शंस जहां पे वेयर वी assign a default value to a variable। हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। नाउ while calling, if we pass the value in actual, then updated value, new value is used, otherwise default value is used। बताओ, इस तरह की कैटेगरी कहीं आपने पढ़ी है? कोई प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़ा है जहां पे वैल्यू पास करना ऑप्शनल है? आपने वैल्यू दी तो आपकी ले लेगा, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। प्रिंट में एंड और सेपरेटर क्या थे, डिफॉल्ट आर्गुमेंट थे। एंड में बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पड़ा हुआ और सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट
स्पेस पड़ा हुआ है, सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट स्पेस पड़ा हुआ है। आप अगर आप नई वैल्यू दोगे सेपरेटर में स्पेस की अगर स्टार दोगे तो स्टार यूज हो जाएगा, नहीं तो स्पेस यूज होगा। तो सेपरेटर में वैल्यू पास करना ऑप्शनल है। ऐसे ही हमने और भी फंक्शंस पढ़े थे, लिस्ट में पढ़ा था, लिस्ट को अगर आपको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट के ब्रैकेट में एक ऑप्शनल पैरामीटर होता था, कौन सा, रिवर्स। ठीक है, अगर आप बाय डिफॉल्ट सॉर्ट में रिवर्स नहीं पास करते थे तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती थी, रिवर्स में अगर आप ट्रू पास कर देते थे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती थी। ठीक है, ऐसे ही इंडेक्स मेथड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को सर्च करता है, लेकिन अगर आप उसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड पास कर देते हो तो लोअर बाउंड अपर बाउंड के बीच में से वैल्यू को सर्च करता है जो आपने पास किया है। ठीक है, डन है। तो ये सारे हमारे पास मेथड्स थे जहां पे कुछ आपके आर्गुमेंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज को दे दिया अपने प्रोग्राम में। तो थर्ड कैटेगरी हो गई हमारी डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शंस, डिफॉल्ट आर्गुमेंट थर्ड कैटेगरी हमारी हो गई। डेफ एड ए कॉमा बी रिटर्न ए प्लस बी, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2। रन करते हैं। आर इक्वल्स टू एड R1, R2 इक्वल्स टू एड ब्रैकेट 5, R3 इक्वल्स टू एड ब्रैकेट B इक्वल्स टू 9, R4 इक्वल्स टू एड ब्रैकेट A कॉमा या 5,7, R5 इक्वल्स टू एड ब्रैकेट B इक्वल्स टू 8 कॉमा A इक्वल्स टू 2, प्रिंट R1, R2, R3, R4, R5। हाँ जी, तो देखो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। ऐड के ब्रैकेट में अगर आपने 0 आर्गुमेंट दिए, कोई वैल्यू नहीं दी, तो क्या होगा, ए और बी में डिफॉल्ट वैल्यू आपने दी कि ए में 1 है, बी में 2 है। ठीक है, तो आपके पास R1 में क्या आ जाएगा आउटपुट में, अमन R1 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपके डिफॉल्ट वैल्यूज कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, आपके डिफॉल्ट वैल्यूज ए में 1 है, बी में 2 है, अगर आपने वैल्यू दी तो आपकी लेगा, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे एंड और सेपरेटर में डिफॉल्ट वैल्यूज पड़ी होती थी, वैसे ही ए और बी में हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। अब आप अगर ए और बी को दोगे तो आपकी वैल्यू लेगा, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। अब आपने ऐड के ब्रैकेट में एक ही आर्गुमेंट पास किया, किसके पास जाएगा, पहले वाले के पास जाएगा। तो ए में क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा, और बी में क्या हो जाएगा, बी में 2। तो R2 में क्या आ जाएगा, 5 + 2 7। ए में 5 चला गया, बी में 2 है, 5 + 2 7। कोई डाउट है। ठीक है, आपने क्या किया, ये कौन सी कैटेगरी हो गई, कीवर्ड आर्गुमेंट। फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल, कॉलिंग के टाइम पे इससे पहले कैटेगरी हमने पढ़ी कि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो मेंशन कर दो फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल। तो अब 9 किस में जाएगा, 5 किस में जा रहा था, ए में जा रहा था। क्यों, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में पास कर रहे हो डेटा को, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो 9 है वो बी में ही जाना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे बी में 9 चला जाएगा और ए में 1। रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, R3 में 10 आ जाएगा। फिर R4 में आपने ए और बी 5,7 पास किया तो सीक्वेंस में जाएगा, ए में 5 और बी में 7, तो आपके पास R4 में 12 आ जाएगा। R5 में आपने क्या किया, कौन सी कैटेगरी हो गई है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट तो है ही। डिफॉल्ट का मतलब जहां डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, और कॉलिंग के टाइम पे अगर आपने कीवर्ड इक्वल्स टू वैल्यू यानी कि फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल मेंशन कर दिया तो कीवर्ड आर्गुमेंट भी बन गया। तो अब आपको सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, बी में 8 जाएगा, ए में 2 आएगा, तो R5 में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप प्रिंट करोगे तो आपके पास अकॉर्डिंगली 3, 7, 10, 12 और 10 प्रिंट हो जाएगा। डन है। ठीक है, तो ये कैटेगरी हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैटेगरी है कि आप जैसा डेटा आप जो है आपके ने कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज आर्गुमेंट्स की सेट कर दी। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आप एक कस्टमर के लिए कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो जिसमें आपने कस्टमर क्या है, एक छोटी सी शॉप है, एक आउटलेट है दिल्ली के किसी मार्केट के अंदर।
अब उसको पता है कि मेरे पास 99% कस्टमर दिल्ली का ही आना है, तो डिफॉल्ट आपने सिटी में दिल्ली डाल दिया। अब कॉलिंग के टाइम पे सिटी पास करोगे तो आपकी लेगा, नहीं पास करोगे तो डिफॉल्ट सिटी दिल्ली ले लेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट R2 रिपीट कर दीजिए। R2 में आपके पास अगर एक ही आर्गुमेंट है तो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपके पोजीशंस में चलते हैं, ठीक है कशिश? तो आपके पास एक ही आर्गुमेंट है 5, तो पहले वाले के पास ही जाएगा, वो दूसरे के पास नहीं जाएगा, ठीक है? वो पहले वाले के पास ही जाएगा। अगर आपने एक ही आर्गुमेंट पास किया है तो बाय डिफॉल्ट पहले वाले के पास ही जाएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो आपके पास ए में 5 चला जाएगा और बी की डिफॉल्ट वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप मेंशन कर देते b इक्वल्स टू 5 या a इक्वल्स टू 5 तो मेंशन हो जाता, नहीं तो फिर डिफॉल्ट आपका पोजीशन वाइज चलेगा, लेफ्ट से राइट आपके आर्गुमेंट्स पास होंगे, राइट। थर्ड कैटेगरी हो गई हमारी, कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी डिफॉल्ट आपकी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, जिसमें आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है। दूसरी कैटेगरी आपकी कीवर्ड आर्गुमेंट, की वैल्यू पेयर में फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल मेंशन कर दिया आपने। और तीसरी कैटेगरी हो गई आपके डिफॉल्ट आर्गुमेंट, जहां पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे दी, आप दोगे तो आपकी वैल्यू लेगा, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा जो फंक्शन में पहले से लिखी हुई है। डन है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास डिफॉल्ट कैटेगरी के बाद वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शंस, ठीक है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शंस, इसको हम बोलते हैं टपल बेस्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शंस। वेरिएबल लेंथ मींस 1 पास करो, 2 पास करो, 10 पास करो, 50, आपकी मर्जी, जितने मर्जी पास कर दो। तो इस केस में क्या होता है, ठीक है, इनफॉर्मल पैरामीटर वी एड 1 एक्स्ट्रा स्टार immediately before वेरिएबल नेम, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर में हम क्या कर देते हैं, टपल बेस्ड है, ठीक है, तो डेटा आपका टपल में रिसीव होगा। अब हम बात कर रहे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस के, टपल बेस्ड कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस। फोर्थ कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं। फोर्थ कैटेगरी डेफ फंक 1 स्टार टी प्रिंट टी, ठीक है। यहां पे वेरिएबल का नेम क्या है, टी है, और उससे पहले हमने क्या कर दिया, एक स्टार लगा दिया, ठीक है। अब हम फंक्शन कॉल करेंगे, यहां पे हमने किया क्या, फंक्शन कॉल किया func1, ब्रैकेट में पास कर दिया 2, 3, 4, फिर func1 ब्रैकेट में पास कर दिया 2 या 10, 20, 30, 40, 50, 60, फिर func1 को कॉल किया, ब्रैकेट में कुछ पास नहीं किया, ठीक है। रन करते हैं प्रोग्राम को, रन किया प्रोग्राम को, ये हमारे पास आउटपुट्स आ गए। कितने आर्गुमेंट भेजे यहाँ पे हमने, 3 आर्गुमेंट्स। तो यहाँ टी क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा, और उसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स कैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स आपके टी नाम के टपल में कैच हो जाएंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर्गुमेंट हैं आपके टपल में कैच हो जाएंगे, और लास्ट में आपने 0 आर्गुमेंट पास किए तो तब भी एक टपल बनेगा, उसमें 0 आर्गुमेंट्स कैच हो जाएंगे, कोई आर्गुमेंट जाएगा ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर आप जब प्रिंट फंक्शन कॉल करते हो तो आपको तो लगता है कि आप 6 आर्गुमेंट पास कर रहे हो, लेकिन प्रिंट फंक्शन बैकग्राउंड में टपल या कीवर्ड आर्गुमेंट आगे एक और कैटेगरी आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो भी इससे थोड़ी मैच करती हुई कैटेगरी है। तो डेटा आपका अगर इस कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी आर्गुमेंट आप पास करोगे, फाइनली क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई कंटेनर होना चाहिए, किस टाइप का, इटरेटर टाइप का, जहाँ पे सारे आपके आर्गुमेंट्स कैच होने चाहिए। तो इटरेटर कौन सा इटरेटर है, वो आपका टपल इटरेटर है। तो जब आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स को भेजोगे, टी यहां पे आपका
आपने जो भी फॉर्मल का नाम दिया, आपने टी दिया, ए दिया, बी दिया, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। लेकिन पाइथन एक रिकमेंडेशन देता है, पाइथन कहता है कि जब आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन बना रहे हो तो पाइथन रिकमेंड्स दैट द फॉर्मल वेरिएबल नेम in case of variable length argument functions Python recommends the formal variable name should be args in case of variable length argument functions। Python क्या कहता है? Python कहता है कि जो वेरिएबल का नाम आपने दिया है वो नाम आप टी या ए या बी या हेलो कुछ मत दो, आप ARGS दो। ये पाइथन का रिकमेंडेशन है, पर कंपलसरी नहीं, रूल नहीं है, कन्वेंशन है ये, ठीक है। तो पाइथन ये कहता है कि आप जब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शंस बना रहे हो तो आप क्या करो, आप जो ये वेरिएबल ले रहे हो टी, इसका नाम टी मत लो, रिक्वेस्ट कर रहा है वो आपसे, ठीक है, कमिटमेंट नहीं ले रहा कि नहीं ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, ARGS हो जाएगा। ARGS मतलब आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीपल आर्गुमेंट्स आपके पास हैं, तो वेरिएबल का नाम ARGS ले लो। अब आप रन करोगे तो प्रोग्राम वही है, टी लिख लो, हेलो लिख लो, ए लिख लो, एम लिख लो या ARGS लिख लो। अब पाइथन रिक्वेस्ट कर रहा है तो मान लेते हैं कि ठीक है हम ARGS ही लेंगे आगे से। अब जितने भी हम वेरिएबल्स है, जितने भी फंक्शंस बनाएंगे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शंस, यहाँ पे प्रेफरेबली वहां पे हम लोग वेरिएबल का नाम ARGS ले लेंगे। कोई डाउट है? ठीक है मनोज, डन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शंस। इसका कोई एग्जांपल लेना है तो ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल तो आपको समझ में आ ही गए, इसका एक प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक जनरलाइज्ड ऐड फंक्शन बनाना है विच कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स या डेटा या फॉर्मल या एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। जो जितने मर्जी आप पास करो उतनों को रन सम करा दे। डेफ ऐड स्टार ARGS पास, ठीक है। ये हो गया आपका BLL और ये हो गया प्रेजेंटेशन का, ठीक है। आपके पास क्या है, मान लिया आप R1 इक्वल्स टू एड फंक्शन को कॉल करो और उसमें पास करो 2 3 4 5 6 5 आर्गुमेंट्स। R2 इक्वल्स टू एड फंक्शन को कॉल करो और पास करो 2 ही आर्गुमेंट्स। तो दोनों केस में आपका सेम ऐड फंक्शन कॉल होना चाहिए। आपको बार बार ऐड फंक्शन की क्वालिटी क्या है, बेसिक क्वालिटी क्या होती है फंक्शन की, हाँ जी बार बार यूज करना, हाँ जी, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ठीक है। एक बार बनाओ बार बार यूज करो। तो आपने ऐड फंक्शन बना दिया। अभी तक क्या था, अभी तक जो फंक्शन की कैटेगरी हमने पढ़ी थी, अगर हमें 2 आर्गुमेंट का सम कराना था तो हमें ऐड 2 नाम से एक फंक्शन बनाना था, 3 का कराना था तो ऐड 3, 4 का कराना तो ऐड 4, अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ रहे थे। अब हम क्या चाहते हैं कि एक ऐड फंक्शन बनाए, उसमें जितने भी आर्गुमेंट पास करें 2 10 50 100 वो सबका सम करा के आपको दे दे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ ARGS को, ठीक है, प्रिंट कराता हूँ ARGS को, R1 R2 में क्या प्रिंट होगा, R1 R2 में क्या प्रिंट होगा, बताओ अभी। R1 R2 में ठीक ठीक लगा लो अक्षत। अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, प्रोग्राम बनाया कहाँ है, अभी तो नन आएगा दोनों में। ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करते वो नन रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन कॉल किया, ठीक है, उसके अंदर क्या पास किया, आर्गुमेंट्स को पास किया, किस में आ गया, ARGS नाम वेरिएबल में, उसको प्रिंट करा दिया, तो ये टपल प्रिंट हो गया। फिर मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए, क्या हुआ, दोनों आर्गुमेंट इस वेरिएबल में आए और ये दूसरा टपल प्रिंट हो गया। और इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया,
नन रिटर्न किया तो नन प्रिंट हो गया। अभी तो मैंने प्रोग्राम बनाया ही नहीं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक कि आप जो भी आर्गुमेंट्स पास करोगे वो आर्गुमेंट्स कहाँ चले जाएंगे? एक टपल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास args नाम का पहले एक फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन कॉल किया, तो बताओ args वेरिएबल में क्या आ गया आपके पास? एक टपल आ गया, इसमें एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6। क्या करना है आपको? इन एलिमेंट्स का सम कराना है। कैसे कराओगे? मैंने आपको बताया था लिस्ट के एलिमेंट्स का सम कराने का प्रोग्राम बनवाया था क्लास में। एक सीरीज है आपके पास 3 से 30 तक, टेबल है, प्रिंट करना है, सम कराना है, प्रोग्राम बनवाया था मैंने क्लास में। तो वही प्रोग्राम दोबारा से बनाना है। जब किसी सीरीज के एलिमेंट्स को सम कराना है, किसी इटरेटर के एलिमेंट्स को सम कराना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर आई इन रेंज वाला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा अंदर? आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल। ठीक है, ये वाला भी लगा सकते हो, लेकिन इटरेटर अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली भी ई इन args लगा सकते हो। क्यों? जब एक ही इटरेटर है उसके एलिमेंट एक बार ही एक्सेस करने हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट इन इटरेटर कब लगता है? जब एक ही इटरेटर है उसके एलिमेंट एक ही बार एक्सेस करने हैं, तो आप डायरेक्टली एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे? ई खुद होगा। ठीक है, टर्म क्या होगा? ई खुद होगा। फॉर्मूला क्या था? रिजल्ट इक्वल्स टू आर प्लस टी। टी यहाँ पे क्या है? ई खुद है। या तो आप टी इक्वल्स टू ई लिख दो, टर्म इक्वल्स टू ई, या फिर ई खुद लिख दो। और आर को क्या करोगे? 0 से इनिशियलाइज करोगे। वेरी गुड। तो पहली बार लूप चलेगा, ई में क्या आ गया? 2 आ गया। पहली बार लूप चलेगा, टपल का पहला एलिमेंट आ गया ई में। क्या हुआ? आर में क्या पड़ा हुआ है? 0 0 प्लस 2, आर में 2 आ गया। दोबारा लूप चला ई में 3, आर में ऑलरेडी पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है 2 2 प्लस 3, आर में 2 प्लस 3 5, यानी कि 2 प्लस 3 लिख लेते हैं, 2 प्लस 3 आ गया। फिर लूप चला ई में क्या आ गया? 4, आर में ऑलरेडी 2 प्लस 3 पड़ा हुआ है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4। तो फाइनली लूप चलेगा, लूप से बाहर आओगे, क्या रिटर्न कर दोगे? आर को रिटर्न कर दोगे। तो आर में सारे एलिमेंट्स का सम आ जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। अब अगर आप प्रोग्राम रन कराओगे तो ये आपका जनरलाइज्ड ऐड फंक्शन बन गया। जितने भी एलिमेंट आप पास करोगे, 5 एलिमेंट पास किए 2 से 6 तक, तो रिजल्ट 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 20, और 1 प्लस 2 2 आर्गुमेंट पास किए तो 3, और आर्गुमेंट 50 आर्गुमेंट पास करोगे तो उन सबका सम आपको रिटर्न कर देगा। तो ये क्या बना दिया आपने? एक जनरलाइज ऐड फंक्शन बना दिया। ये क्या कर दिया आपने? एक इटरेटर आपके पास, इटरेटर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतनी बार लूप चलेगा और सारे एलिमेंट्स का सम आपको मिल जाएगा। बताओ, कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? डाउट नहीं है? समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको क्या करना था? एक जनरलाइज ऐड फंक्शन बनाना था। कशिश को डाउट नहीं है, अक्षत को डाउट नहीं है, 2 बच्चों को समझ में आ गया, ऑनलाइन वालों को। क्लासरूम वाले कुछ नींद से आ रही है कुछ बच्चों को, पीछे बैक बेंचर्स। समझ में आ गया? फिर भी मुझे फील सा हो रहा है कि आपको नींद आ रही है आज। सबके चेहरे खिल रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन कहीं नींद आ रही है। हाँ जी, ठीक है। इफ यू यूज आई फॉर इट विल वर्क। आई भी यूज, हाँ बिल्कुल, जहां पे आप करना चाहो कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। बस ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, हल्का सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वैसे कुछ कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। क्या क्या चेंज आएगा? अगर आप यहाँ पे करते हो 4 आई इन, क्या लिखोगे? रेंज, फिर क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ args, और यहाँ पे एलिमेंट क्या हो जाएगा? आई तो इंडेक्स होगा, एलिमेंट चाहिए आपको, एलिमेंट चाहिए आपको। args स्क्वायर ब्रैकेट आई, एलिमेंट चाहिए। इटरेटर लूप लगाया आई इन रेंज वाला, लूप के अंदर एलिमेंट कैसे मिलेगा? इटरेटर स्क्वायर ब्रैकेट आई से मिलेगा। हर बार भूल जाते हो, ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार पूछ चुका हूं मैं। 4 आई इन रेंज वाला लूप लगाओगे, लूप के अंदर एलिमेंट चाहिए, इटरेटर का कैसे निकलेगा? इटरेटर स्क्वायर ब्रैकेट आई से निकलेगा। आई के लिए 0 है तो args 0 आ जाएगा। args 0 पे क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है। फिर दोबारा लूप चलेगा, आई में 1 आ गया तो args 1 दैट इज 3 आ जाएगा। पहले क्या कर रहे थे? आप डायरेक्टली एलिमेंट निकाल रहे थे, 4 एलिमेंट इन इटरेटर से ई में डायरेक्ट एलिमेंट आ रहे थे। अब आई में एलिमेंट नहीं आ रहे, आई में इंडेक्स आ रहा है।
इंडेक्स पता है एलिमेंट कैसे निकलेगा, इटरेटर स्क्वायर ब्रैकेट आई से निकलेगा। कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? राइट शोएब, कोई डाउट है किसी को? चलिए ग्रेट, 3 बच्चों को कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ जी, राइट कशिश। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शंस। ये टपल बेस था, ये भी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन है, पर इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ। हाँ कीवर्ड आएगा बेटा, आपका कीवर्ड लैम्डा फंक्शन याद है मुझे, मैंने बोला था ना बाद में पढ़ाऊंगा, वो आज की कैटेगरी में ही आना है, लैम्डा फंक्शंस, ठीक है राइट। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास डेटा कैसे आएगा, डिक्शनरी बेस्ड आएगा। तो पहले वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन था, कीवर्ड आर्गुमेंट, ऊपर हमने कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस पढ़े हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट में कैसे डेटा लिखते थे आप, फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल, फॉर्मल पैरामीटर नेम इक्वल्स टू एक्चुअल पैरामीटर नेम मेंशन कर देते थे, तो कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन बन जाता था। तो यहाँ पे क्या है, वो आपका कीवर्ड आर्गुमेंट था, ये आपका वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन है। आर यू गेटिंग दिस? ये आपका वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करते थे आप, कंट्रोल सी, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस। इन फॉर्मल पैरामीटर वी ऐड 2 एक्स्ट्रा स्टार्स इमीडिएटली बिफोर वेरिएबल नेम। तो वहां पे सिंगल स्टार लगा रहे थे, यहाँ पे डबल स्टार लगाएंगे, ठीक है। पाइथन रिकमेंड्स दैट द फॉर्मल वेरिएबल नेम, इस कैटेगरी में वेरिएबल लेंथ वाली कैटेगरी में वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस वाली जो कैटेगरी है, उस केस में जो पाइथन कहता है, जो फॉर्मल वेरिएबल का नेम है, यहाँ पे पहले क्या था, पाइथन रिकमेंड करता था ARGS होना चाहिए, यहाँ पाइथन रिकमेंड करता है KW ARGS होना चाहिए, ठीक है। पाइथन का रिकमेंडेशन है, रूल नहीं है। क्या कहना चाहता हूं मैं, ध्यान से सुन लो, देख लो, पहले एग्जांपल देखोगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देख लो एग्जांपल, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस, डेफ func1 डबल स्टार डी प्रिंट डी, ठीक है। तो यहाँ पे डबल स्टार, 2 स्टार लगाने हैं आपको इमीडिएटली बिफोर वेरिएबल नेम, ये याद रखना है। पहले वाले में सिंगल स्टार था, यहाँ पे डबल स्टार है। वेरिएबल का नाम कुछ भी लो, पाइथन कहता है कि KW ARGS कीवर्ड आर्गुमेंट, इस कैटेगरी में वेरिएबल का नाम KW ARGS ले लो, और उसमें आपके ओनली ARGS ले लो, ठीक है। तो ये वो आर्गुमेंट्स था, ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स है। तो मान लिया फंक्शन को आपने कॉल किया, func1 को कैसे कॉल करना है, फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल, ठीक है, फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल। तो फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल आपने मेंशन करना है, तो आप यहां पे लिखोगे a इक्वल्स टू, मान लिया आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं u v w x y z, 2 3 4 2 3 4 5 6 7, ये वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल है। a में आपने u पास कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को डेटा देना है, तो a में u दे दिया, b में v दे दिया, a b c w, ठीक है, func1, ठीक है, m इक्वल्स टू w, n इक्वल्स टू x, p इक्वल्स टू z, q इक्वल्स टू u, ठीक है। तो आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो आप ब्रैकेट में पहली चीज क्या है, वेरिएबल लेंथ, यानी कि कितने भी आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो, दोनों कैटेगरीज में, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन में भी और वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस में भी।
कितने भी आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हो। आपने क्या किया, पहले पास किया, पहले आपने वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन था, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कॉलिंग के टाइम पे कितने आर्गुमेंट पास किए हैं, 3 आर्गुमेंट पास किए, और यहाँ पे आपने 4 आर्गुमेंट्स पास किए। ठीक है, पहली कैटेगरी में आपने 3 पास किए हैं, दोबारा आपने 4 पास किए हैं। अब आप कितने भी पास करते हो, 1 2 3 4 0, फंक 1 0 आर्गुमेंट आपने पास किए। ठीक है, वेरिएबल लेंथ है, प्रिंट फंक्शन के अंदर मिनिमम कितने आर्गुमेंट होने चाहिए, मिनिमम प्रिंट में एक भी नहीं, 0 आर्गुमेंट हो सकते हैं। खाली प्रिंट करोगे क्या होगा, न्यू लाइन मिल जाएगा हमें आउटपुट में। आर यू गेटिंग दिस? तो 0 आर्गुमेंट भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन है, तो इसमें आर्गुमेंट पास करना कंपलसरी नहीं है। आप एक ही भी आर्गुमेंट नहीं करोगे तो टपल वाले में टपल मिल जाएगा, डिक्शनरी वाले में एम्प्टी डिक्शनरी मिल जाएगी। डन है, रन करते हैं, देखो आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस हैं, तो कीवर्ड पहले से डिफाइंड नहीं है, की वैल्यू पेयर्स, ना की डिफाइंड है ना वैल्यू। वैल्यू आपने प्रोग्राम में दी राइट साइड वाली, और लेफ्ट वाली आपकी कीज है। ठीक है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट में आपके जो कीवर्ड्स यानी कि कीज हैं वो भी आप कॉलिंग के टाइम पे पास कर रहे हो, और वैल्यूज भी आप कॉलिंग के टाइम पे पास कर रहे हो डिक्शनरी की। ठीक है, फॉर्मल में और एक्चुअल में, फॉर्मल में यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट है और आपको यहाँ पे मल्टीपल पास करने हैं, लेकिन किस फॉर्मेट में, कीवर्ड फॉर्मेट में, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। तो क्या होगा, की भी आप कॉलिंग के टाइम पे पास करोगे, वैल्यू भी पास करोगे। तो जब आप कॉलिंग करोगे तो कॉलिंग के टाइम पे जो लेफ्ट साइड वाली फॉर्मल पैरामीटर है वो आपका डिक्शनरी की की बन जाएगी, और राइट साइड वाली जो एक्चुअल पैरामीटर है वो आपका डिक्शनरी की वैल्यू बन जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये आपके पास वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस की कैटेगरी है। हाँ जी, तो डबल स्टार यहाँ पे बता रहा है कि ये कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस की कैटेगरी है। सिंगल स्टार बताता था कि वो आपका नॉर्मल आर्गुमेंट फंक्शंस की कैटेगरी है, वेरिएबल लेंथ वाले। तो डबल स्टार आपका वेरिएबल लेंथ भी बता रहा है और कीवर्ड आर्गुमेंट भी बता रहा है। सिंगल स्टार आपका वेरिएबल लेंथ बताता था, पर कीवर्ड फॉर्मेट में आर्गुमेंट्स नहीं जाते थे वहां पे। कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई डाउट नहीं है? प्रियंका, प्रेमलता, जल्दी से बता दो, फिर आगे चलते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं फिर कुछ। राइट अक्षत, क्लासरूम स्टूडेंट्स को डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, यूज पे डिपेंड करेगा एक्चुअली आपके। जैसे आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ऐड कस्टमर फंक्शन। ठीक है, हमने क्या किया, एक नया कस्टमर ऐड कर रहे हैं, एक नया कस्टमर ऐड कर रहे हैं। तो नया कस्टमर ऐड करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम नए कस्टमर का सारा डेटा यूजर से डिमांड कर रहे हैं, पर जनरली सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता। आप सेटपा का रेशन फॉर्म फिल करोगे तो 50 एंट्री है तो 50 नहीं भरोगे आप, कुछ डेटा छोड़ दोगे, कुछ डेटा एक्चुअली होगा ही नहीं। एक्सपीरियंस कितना है, 0 ईयर्स है ही नहीं है। कौन सी कंपनी में करंटली जॉब करते हो, NA, आप जॉब ही नहीं करते हो। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जो आपने फिल नहीं करने हैं, नहीं करते हो आप। या बड़ा फॉर्म है, एक सर्वे करवाना हो मुझे अभी, ठीक है, सर्वे फॉर्म मैंने किसी बंदे को GIP में भेजा यहाँ पे, या DLF मॉल में भेज दिया कि सर्वे फॉर्म है, सर्वे करके लाओ। 50 लोगों में से एक बंदा रेडी होगा फॉर्म भरने के लिए कि हमारी कंपनी सर्वे कर दिया, प्लीज भर दो, प्लीज भर दो। 50 लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, एक रेडी होगा, 50 एंट्री होंगी तो 5 ही करेगा, ना ना मैं थक गया हूँ बस और नहीं भर पाऊंगा। ठीक है, तो जब डेटा आएगा तो कंप्लीट नहीं होगा। तो कंप्लीट नहीं है तो आपको कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर्मेट में क्या है, आप कीवर्ड की फॉर्म में डेटा भेज रहे हो। ID इक्वल्स टू, आपने क्या किया, यहाँ पे स्टार लगा दिया। स्टार लगाने से क्या हुआ, आपने ID में ID दे दी, नेम में नेम दे दिया, एज में एज दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, सिटी में सिटी दे दिया, स्टेट नहीं दिया कोई बात नहीं छोड़ दो, पिन कोड नहीं दिया कोई बात नहीं छोड़ दो, एड्रेस नहीं दिया छोड़ दो, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया छोड़ दो। जितने आर्गुमेंट है उतने ही भेजे, बाकी छोड़ दिए। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट वाली कैटेगरी है, जहां पे आपके पास आर्गुमेंट्स कंप्लीट नहीं है लेकिन आप जो है डेटा को
एक सीक्वेंस में भेजना चाहते हो। डन है, ठीक है। तो ये आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट की कैटेगरी है। आप जो कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस हमने पढ़े थे, क्यों पढ़े थे? जब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ऐड फंक्शन के अंदर ज्यादा हो जाते हैं तो हम किस फॉर्मेट में भेजते हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट के फॉर्म में भेजते हैं। तो आईडी आईडी में जाएगा, नेम नेम में जाएगा। अगर हम इस कैटेगरी में हम ऐड कस्टमर फंक्शन बना देंगे तो कंफ्यूजन रहेगा कि पहले आईडी भेजें या नेम भेजें या एज भेजें, और जो उधर फंक्शन जो बीएलएल बना रहा है उसको भी सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि अच्छा जो प्रेजेंटेशन लेवल वाले डेटा भेजा है पहले आईडी भेजा है, फिर नेम भेजा है, फिर एज भेजा है, उसको सारा फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग दिस? बोलो कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए, ऑनलाइन वाले थक गए, विकास सर बार बार पूछ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, यस सर लिखने में सर मत लगाया करो +1 -1 या 0 1 0 लिख दिया करो। डाउट है तो 0, नहीं है तो 1, गुड टू गो 1, ठीक है। थका मत करो लेकिन, राइट। हाँ जी, सो हमने डिस्कस कर लिया कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस। तो जैसे हमने अभी प्रोग्राम बनाया था डेफ एड $KWARGS, पाइथन रिकमेंड करता है कि वेरिएबल का नाम KWARGS होना चाहिए, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, आप करना चाहो करो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने मान लिया यहाँ पे मैंने पास लिख दिया, ऐड फंक्शन कॉल किया, a = 5, b = 7, c = 9, r1 r2 = add ब्रैकेट a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5, r3 = add प्रिंट r1 r2 r3। क्या चाहिए आपको? वैल्यूज का सम चाहिए, ठीक है। प्रिंट KWARGS करोगे तो क्या होगा? KWARGS प्रिंट करोगे तो क्या होगा? आपका डेटा डिक्शनरीज में रिट्रीव हो जाएगा और r1 r2 r3 में नन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ? सबसे पहले KWARGS नाम का वेरिएबल आपने प्रिंट किया तो ये पहली डिक्शनरी आ गई। तो आपके पास लेफ्ट साइड वाले पैरामीटर्स कीज बन गए, राइट साइड वाले पैरामीटर्स आपकी वैल्यूज बन गई। तो ए में 5, बी में 7, सी में 9। क्या करना है? वैल्यूज का सम कराना है। तो अभी तक हमने टपल के एलिमेंट्स का सम कराया था, अब हमें डिक्शनरी के एलिमेंट्स का सम कराना है। तो बताओ, डिक्शनरी की वैल्यूज अगर अलग से निकालनी हो तो कोई रूल था आपके पास? बताओ। 4 यस E in KWARGS डॉट वैल्यूज। डिक्शनरी के अंदर एक मेथड था, सारी कीज निकालनी है डॉट कीज, सारी वैल्यूज निकालनी है डॉट वैल्यूज। तो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी और ई में एक एक करके एक एक वैल्यू आएगी। बाकी प्रोग्राम वही वाला बनेगा, वहां टपल था, यहाँ वैल्यूज हैं, ठीक है। क्या करोगे? R = R रिजल्ट प्लस टर्म, और R को इनिशियलाइज कर दोगे 0 से, और क्या कर दोगे? रिटर्न R। जो ऊपर प्रोग्राम यहाँ पे क्या था, बस डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले प्रोग्राम में यहाँ पे टपल था, यहाँ पे KWARGS डॉट वैल्यूज है, सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, उनके ऊपर आपने लूप लगाया, सबका सम कराया, रिटर्न करा दिया। अब अगर आप रन करोगे प्रोग्राम को तो आपके पास आउटपुट में R1 R2 R3 का सम आ जाएगा, R3 में 0 आ जाएगा, R1 में 5 + 7 + 9 21 आ जाएगा, और R2 में 1 से लेके 5 तक का सम दैट इज 15 आ जाएगा। बोलो, कोई डाउट है? डन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये एम्प्टी डिक्शनरी भी आ सकती है, एम्प्टी डिक्शनरी जा रही है इसमें। आप प्रिंट करोगे हैं ना, ऐसा नहीं होता। मतलब आइटम्स होने, डिक्शनरी कलेक्शन ऑफ आइटम्स, आइटम मतलब की वैल्यू पेयर, ठीक है। जैसे आप लिस्ट के अंदर क्या कोई एलिमेंट बिना इंडेक्स के हो सकता है? लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट बिना इंडेक्स के हो सकता है? नहीं, पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। तो ऐसी डिक्शनरी में कोई वैल्यू आपकी बिना की के नहीं हो सकती, राइट। और अगर होगी तो फिर वो डिक्शनरी नहीं सेट बन जाएगा।
वो एक अलग डेटा टाइप है, उसका नाम है सेट। बिना कीज के वैल्यूज अगर आपकी करली ब्रेसेस के अंदर रखी हुई है तो सेट है, उसको सेट डेटा टाइप है, डिक्शनरी नहीं। डन है? हाँ जी, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी कैटेगरी। अब अमन की फेवरेट कैटेगरी पे आ जाते हैं। काफी दिन से पूछ रहा है अमन कि सर आप प्लीज लैम्डा फंक्शन पढ़ा दो। लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास लैम्डा फंक्शंस की है, दैट इज लैम्डा फंक्शंस आर कॉल्ड एनोनिमस फंक्शंस। एनोनिमस किसको बोलते हैं? हाँ जी, एनोनिमस किसको बोलते हैं इंग्लिश में? अननोन, हाँ ठीक है, बेनाम, जिसका कोई नाम ना हो तो वो एनोनिमस है। तो लैम्डा फंक्शंस का अपना कोई नाम नहीं होता, ठीक है। लैम्डा फंक्शंस आर सिंगल लाइनर एनोनिमस फंक्शंस, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शंस एक लाइन में पूरा का पूरा फंक्शन आपने लिखा हुआ है, उसको हम लैम्डा फंक्शंस बोलते हैं। सिंगल लाइनर एनोनिमस फंक्शंस होते हैं। लैम्डा फंक्शंस के हम लोग बात कर लेते हैं। कंट्रोल सी, डेफ फंक 1 प्रिंट सेट का, डेफ फंक 1 प्रिंट वेलकम फंक 1। बताओ क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? हाँ जी, सेट पा प्रिंट होगा। कितने लोग कह रहे हैं? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं सेट पर प्लस वेलकम प्रिंट होगा? 1 2 बच्चे कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं। कितने बच्चे कह रहे हैं वेलकम प्रिंट होगा? ऑनलाइन वाले, वेलकम क्लासरूम वाले 1 2 बच्चे कह रहे हैं। कितने कह रहे हैं नन प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा? ऑनलाइन में किसने लिखा है? अक्षत ने लिखा है नन। सेट पा वेलकम नन, तीनों ले लो। हाँ, कोई ना कोई तो सही होगा। अमन ये सही है, आंसर है। चलिए, तो क्या प्रिंट होगा? वेलकम। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कहाँ पे? जब मैंने आपको मॉड्यूल पढ़ाया था। मॉड्यूल पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रॉम मॉड्यूलम इंपोर्ट स्टार करते हो और 2 मॉड्यूल्स के अंदर सेम नाम से फंक्शन है तो कौन सा वाला कॉल होगा? बाद वाला कॉल होगा, जिसको आपने बाद में एक्सेस किया है, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड नहीं होते बेटा। मनोज, मैंने आपको तब क्लियरली मेंशन भी किया था, ओवरराइड हो जाते हैं, ठीक है। ओवरराइड ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, तो ओवरराइड नहीं होते, ओवरराइड्स हो जाते हैं। ओवरराइड हो जाते हैं, WRITE, राइट होते हैं, ठीक है। तो आपके फंक्शंस भी क्या है? लाइक वेरिएबल्स हैं। अगर आपके पास प्रोग्राम में x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 7, प्रिंट x, क्या प्रिंट होगा? 5 या 7? क्या प्रिंट होगा? 7 प्रिंट होगा, राइट। 7 प्रिंट होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल है funk1 नाम से, इसका एड्रेस क्या है? 1000। दूसरा वेरिएबल funk1 नाम से ही है, उसका एड्रेस क्या होगा? 2000 होगा। यहाँ पे देखो x का एड्रेस क्या है? 1000। इस x का एड्रेस क्या है? 2000। पाइथन में जब भी नई वैल्यू देते हैं नए एड्रेस पे जाती है। पाइथन में जब भी नई वैल्यू देंगे नए एड्रेस पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x जा रहा है 1000 पे, x का एड्रेस 1000 है, तो यहाँ पे x का एड्रेस नई वैल्यू देंगे तो पाइथन y न्यू एड्रेस पे जाएगा। क्यों नए एड्रेस पे जाएगा? बिकॉज पाइथन
सपोर्ट्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो आप जब भी नई वैल्यू दोगे नए एड्रेस पे जाएगी। सिमिलर कॉन्सेप्ट इज हियर एज वेल कि फंक्शंस भी क्या है, फंक्शंस आर आल्सो। एक्स का टाइप चेक करोगे क्या आएगा, क्लास इंट आएगा। तो एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, इंटीजर क्लास। तो ऐसे ही फंक्शंस भी क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं किस क्लास के, प्रिंट करोगे टाइप ऑफ क्या, फंक्शन का नाम क्या है, फंक1। कॉल नहीं करना है उसको, टाइप चेक करना है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फंक1 है। इस फंक1 का एड्रेस 1000, इस फंक1 का एड्रेस 2000। चेक करना चाहते हो चेक भी कर सकते हो, आईडी से दिख जाएगा। वैसे आप फंक को का टाइप चेक करोगे या इवन प्रिंट करोगे फंक को, तो फंक का एड्रेस डायरेक्टली भी प्रिंट हो जाएगा बिना ब्रैकेट लगाए। चेक कर लो यहाँ पे कंट्रोल एक्स, यहाँ पे चेक कर लो प्रिंट फंक1, और यहाँ पे चेक कर लो प्रिंट फंक1। ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, फंक1 को एज एन ऑब्जेक्ट प्रिंट किया जैसे एक्स को प्रिंट करते हो आप। ठीक है, तो मैं रन करूंगा। सबसे पहले फंक1 का एड्रेस, पहले फंक1 का एड्रेस क्या है, लोअर 4 डिजिट देख लेता हूँ, FA60, और बाद में क्या है, FB00 है। तो पहले फंक1 बना उसका एड्रेस 1000 था। दोबारा प्रोग्राम में आप सेम नेम से फंक्शन बनाओगे और आप जब फंक्शन को प्रिंट करते हो बिना ब्रैकेट लगाए तो डायरेक्टली एड्रेस मिल जाता है। अभी तक हम x को y को प्रिंट कर देते तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती थी, लेकिन फंक्शन को प्रिंट करोगे तो उसका एड्रेस डायरेक्टली दिख जाएगा आपको। तो फंक1 क्या है, पहले सबसे पहले क्या होता है, पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में आप फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन जो है जब तक आप उनको कॉल नहीं करते उनकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। पहले क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट होती है। तो पहले डेफ फंक1 एक डेफिनेशन क्रिएट हो गई कि आपके पास 1000 एड्रेस पे एक फंक्शन रखा हुआ है, आपके पास 1000 एड्रेस पे एक फंक्शन रखा हुआ है। ठीक है, फिर आपने दोबारा से फंक1 बनाया तो आपके प्रोग्राम में आ गया फंक1 एक नए एड्रेस 2000 पे रखा हुआ है। अब कॉल करोगे तो 1000 वाला वेरिएबल एक्सेस होगा, 2000 वाला जो बाद में बनाया वो वाला एक्सेस होगा, पहले वाले को गार्बेज कलेक्टर खा जाएगा, वो लोकेशन फ्री हो जाएगी। तो आपके पास अब आपको फंक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है कि फंक्शंस कुछ अलग चीज है, फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स हैं। किस क्लास के, कैसे चेक कर सकते हो, फंक्शन का डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हो, टाइप से चेक कर सकते हो। तो आप टाइप चेक करोगे तो क्या आएगा, क्लास फंक्शन। तो पाइथन में जितने भी फंक्शंस हम बनाते हैं पहले से बने हुए फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शंस क्या होते हैं, ऑल दीज फंक्शंस आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ फंक्शन क्लास। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो पाइथन में जितने भी फंक्शंस आप बनाओ या पहले से बने हुए हो, सारे फंक्शंस हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं फंक्शंस क्लास का। कोई डाउट तो नहीं है? तो अगर आपने सेम नेम से पाइथन में 2 फंक्शंस बना दिए तो आपकी जो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है वो सपोर्ट करती हैं सेम नेम से फंक्शंस को, पाइथन नहीं करता। वहाँ पे जो है ये ऑप्शंस होते हैं आपके, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे उसको भी। अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि सेम नेम से फंक्शंस पाइथन में अलाउड नहीं है। अगर आप सेम नेम से 2 फंक्शन बनाओगे तो सेकंड वाला फंक्शन बचेगा, पहले वाले को गार्बेज कलेक्टर खा जाएगा। डन है? ठीक है, तो आपके पास अगर फंक्शंस का अपना एक डेफ फंक1 प्रिंट सेट पर, तो अगर फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है तो क्या मैं उसको किसी वेरिएबल में लिख सकता हूं। मैंने क्या लिखा, a इक्वल्स टू फंक1 बिना ब्रैकेट लगाए। फंक1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है या एक वेरिएबल है, उसको आपने क्या किया, उसका अपना एक एड्रेस है फंक1 का, उसको आपने दूसरे वेरिएबल में डाल दिया, तो a क्या बन जाएगा बताओ। अगर मैं पाइथन में 2 वेरिएबल्स, मेरे पास क्या था, x इक्वल्स टू 5 था, मैंने क्या लिखा, y इक्वल्स टू x लिख दिया, तो क्या होगा, पाइथन में क्या रूल काम करेगा, क्या असाइन हो जाएगा, फंक1 का एड्रेस 1000, तो a का एड्रेस क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। पाइथन में जब भी हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल को असाइन करेंगे तो क्या रूल होगा, राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल का एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड वाले को असाइन हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इन पाइथन ऑल वेरिएबल्स आर ऑफ रेफरेंस टाइप। एग्री? तो हमारे पास a का एड्रेस भी 1000 हो जाएगा।
अब ए और फंक1 एक ही आइडेंटिटी के दो नाम है, तो क्या मैं फंक1 को ए नाम से एक्सेस कर सकता हूं अपने प्रोग्राम में? ठीक है, तो अब अगर मैं लिख दूं प्रोग्राम में r इक्वल्स टू ए ब्रैकेट, मान लिया मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम से, इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास किए a कॉमा बी या चलो u कॉमा वी, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, रिटर्न a प्लस यू प्लस बी। मैंने क्या किया, a इक्वल्स टू ऐड का एड्रेस 1000, तो a का एड्रेस भी क्या हो गया 1000। तो पाइथन में जब भी हम लिख देंगे इक्वल्स टू ऐड, तो राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल का एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड वाले को मिल जाएगा, यानी कि एक ही आइडेंटिटी के विकास और बंटी दो नाम हो गए। अब जो बंटी की प्रॉपर्टीज है वो सारी विकास की प्रॉपर्टीज है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अगर मैं अपने प्रोग्राम में लिख दूं यहाँ पे 5,7 और प्रिंट आर, तो क्या मेरे पास 12 आ जाएगा? क्या ए लिखने से मेरा ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा? यस हो जाएगा। अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में 12 आ जाएगा। ऐड को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास एक्स और वाई दो वेरिएबल है, आपने एक्स इक्वल्स टू वाई लिखा, तो आप सेम लोकेशन सेम मेमोरी को एक्स नाम से एक्सेस करो या वाई नाम से एक्सेस करो। आर यू गेटिंग दिस? आप r1 इक्वल्स टू दिस और r2 इक्वल्स टू ऐड ब्रैकेट 5,7 प्रिंट r2। ठीक है, तो आप एक्स ए नाम से एक्सेस करो या ऐड नाम से एक्सेस करो, आपके पास सेम आउटपुट आ जाएगा। कोई डाउट है? तो यहाँ पे a को हम क्या बोलते हैं? हेयर a इज कॉल्ड फंक्शन पॉइंटर। a को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? अब कई लोग दुनिया में ऐसे भी है जो कहते हैं कि पाइथन में पॉइंटर्स नहीं होते, होते हैं फंक्शन पॉइंटर्स। एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है पाइथन का, फंक्शन पॉइंटर। फंक्शन पॉइंटर, पॉइंटर की डेफिनेशन किसी को याद है जिसने सी पढ़ी है? जिसने सी पढ़ी है किसी को याद है फंक्शन पॉइंटर की डेफिनेशन? यस, तो सी लैंग्वेज में हम लोग बोलते थे पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। आर यू गेटिंग दिस? तो फंक्शन पॉइंटर की डेफिनेशन क्या होगी? फंक्शन पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अनदर फंक्शन या फंक्शन। जब यहाँ हम ए को हम वेरिएबल बोल रहे हैं और फंक्शन ऐड को हम फंक्शन बोल रहे हैं और ए को वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अ फंक्शन, अनदर फंक्शन या फंक्शन। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन पॉइंटर, अगर आपके प्रोग्राम में डेफ फंक1 एक फंक्शन है और आपने अपने प्रोग्राम में लिख दिया a इक्वल्स टू फंक1, तो पहली चीज जब हम फंक्शन को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होता है? उसका एड्रेस प्रिंट होता है। कॉल करेंगे तो फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जो रिटर्न आएगा वो प्रिंट होगा, लेकिन फंक्शन को बिना ब्रैकेट के प्रिंट करोगे तो एड्रेस प्रिंट होगा। और वैसे भी पाइथन में जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं दो वेरिएबल्स के ऊपर, तो राइट हैंड साइड वाले का एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड वाले को मिल जाता है। तो आप ए को प्रिंट करोगे तो फंक1 को प्रिंट करोगे, फंक1 का एड्रेस, ए को प्रिंट करोगे तो भी फंक1 का एड्रेस प्रिंट होगा। तो नॉर्मली अभी तक हम वेरिएबल्स को प्रिंट करते थे तो उनकी वैल्यूज प्रिंट होती थी, लेकिन फंक्शंस को प्रिंट करोगे तो उनके एड्रेसेस प्रिंट होंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हेयर ए इज अ फंक्शन पॉइंटर which is holding the address of a function। तो यहाँ पे एक फंक्शन पॉइंटर है जो एड्रेस को होल्ड कर रहा है फंक्शन के। ठीक है, अब आते हैं एनोनिमस फंक्शंस पे। एनोनिमस फंक्शंस we save the address of function in a variable and access that function through variable। ठीक है, through that variable
दैट इज फंक्शन पॉइंटर ऑफ। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है? प्रोग्राम में लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स है लैम्डा आर्गुमेंट्स पास्ट कॉलन एक्सप्रेशन कैलकुलेटेड एंड रिटर्न। ठीक है, लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स ये है, कंट्रोल सी, ऊपर भी लिख देता हूं मैं जहां मैंने लैम्डा फंक्शंस की बात करी है, ये लैम्डा फंक्शंस का सिंटैक्स है। लैम्डा फंक्शंस आर एनोनिमस फंक्शंस, इनका अपना कोई नाम नहीं है। तो मेरे पास क्या होता है लैम्डा फंक्शंस के बेस में, लैम्डा एक ही लाइन में पूरा फंक्शन आना है, a कॉमा बी कॉलन a प्लस बी। तो पहले जो आर्गुमेंट हम फंक्शन को पास करते हैं वो आएंगे, और फिर जो वैल्यू कैलकुलेट होनी है कैलकुलेट भी होगी और वही रिटर्न भी होगी। ठीक है, तो अगर आप इस लैम्डा, ये क्या एक लैम्डा फंक्शन, अगर आप प्रिंट कर देते हो इस लैम्डा फंक्शन को, तो क्या प्रिंट होगा? आप रन करोगे तो ये आपके पास एक लैम्डा फंक्शन है, इसका अपना कोई नाम नहीं है, फंक्शन लैम्डा एट दिस एड्रेस। तो लैम्डा क्या है? कीवर्ड है एक्चुअली, जैसे डेफ एक कीवर्ड है तो बताता है कि एक फंक्शन आप बना रहे हो, लैम्डा बता रहा है कि आप एक लैम्डा फंक्शन बना रहे हो, उसका एड्रेस ही आ गया। तो आप अपने प्रोग्राम में क्या करते हो, कंट्रोल सी, आप अपने प्रोग्राम में क्या करते हो, एड इक्वल्स टू, या शुरू में ए ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू आपने क्या किया, एक लैम्डा फंक्शन बनाया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक एड्रेस मिल रहा है, उस एड्रेस को आपने ए वेरिएबल में सेव कर दिया। तो ए क्या चीज है यहाँ पे? फंक्शन पॉइंटर है। क्या कर रहा है? लैम्डा फंक्शन के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। तो अब अगर आपको अपने प्रोग्राम में लैम्डा फंक्शन को यूज करना है तो किस नाम से यूज करोगे? ए नाम से यूज करोगे, प्रिंट आर, तो आपके पास आउटपुट में 5 और 7 का सम आ जाएगा, ये आपके पास आउटपुट आ गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैम्डा फंक्शन। ठीक है, तो नाम मैंने ए दिया, बेटर नेम क्या होगा? आप फंक्शन का नाम, लैम्डा फंक्शन को जो वेरिएबल दे रहे हो उसका नाम ऐड दे दो। तो ये आपके पास वेरिएबल का नाम क्या, आइडेंटिफायर है, कुछ भी नाम आप ले सकते हो। आपने वेरिएबल का नाम ऐड ले लिया, तो आप ऐड नाम से फंक्शन को कॉल करोगे, तो आपके पास आउटपुट में, अगर आप ऐड को प्रिंट करोगे तो लैम्डा फंक्शन का एड्रेस प्रिंट होगा, लेकिन आप ऐड को कॉल करोगे, ब्रैकेट लगा के आर्गुमेंट पास करोगे, तो लैम्डा फंक्शन कॉल हो जाएगा और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे आउटपुट में। डन है? ठीक है, तो कल कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा और देखते हैं लैम्डा फंक्शन को। अभी कंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करके आना लैम्डा फंक्शन को, बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में लैम्डा फंक्शंस का, आगे डिस्कस करेंगे कैसे यूज होता है। राइट, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी अमन बताओ। यस अमन, मैंने माइक ऑन कर दिया आपका अमन। जी जी, हाँ हाँ, तो या तो आप एग्जिट में ई कैपिटल नहीं लिख रहे होगे, या कैप, देखो रन कर देते हैं इसको। ये वाइल लूप वाला नहीं, वाइल लूप वाला ही था ये। हाँ जी, रन किया, एंटर दी पासवर्ड, क्या पासवर्ड है हर्षित बताओ? अक्षत, अक्षत, ठीक है, करेक्ट पासवर्ड है। फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 7, चॉइस में पावर, तो ये 5 टू द पावर 7 आ गया। फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 4, चॉइस में एग्जिट, स्मॉल में लिखना एग्जिट, EXIT, ठीक है।
थैंक्स फॉर यूजिंग, एंटर दी पासवर्ड। अच्छा पासवर्ड फिर मांग रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो दो वाइल लूप लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, दो वाइल लूप लगे हैं, ठीक है। नहीं, वीडियो में भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने फिर रन नहीं कराया होगा या उसको स्टॉप नहीं किया होगा। तो जब भी आप लूप इनसाइड लूप है, अंदर लूप से एग्जिट करोगे ब्रेक से, तो बाहर वाले से एग्जिट नहीं होगे, ठीक है। ब्रेक लगाने से, अगर आपने ब्रेक अंदर वाले पे लगाया तो अंदर वाले से बाहर आओगे, बाहर वाले से बाहर नहीं आओगे, ठीक है। इस वाले प्रोग्राम में तो नहीं होगे, तो आपको प्रोग्राम सही करना पड़ेगा फिर, ठीक है। प्रोग्राम को थोड़ा सही, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। आप इस लूप से बाहर अगर आपको आना है, ठीक है, तो आपको कंडीशन यहीं पे लगानी पड़ेगी। चलो बताता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको सीक्वेंस मुझे बताना पड़ेगा। कल एक बार क्लास के स्टार्टिंग में ही पूछना, ठीक है। हाँ, उसमें भी ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कल आपको। राइट, थैंक यू।